Go. आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जेती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं जेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेलाग, आपकी अपनी आवाज़, एक जेती ख़बरनामा। पीयूष और अधीर रंजन ने बंगाल के वज़ीर आज़म पर हुए बम हमले की मज़म्मत की। नाज़रीन, मरकज़ी वज़ीर बराए रेलवे पीयूष गोयल और मगरबी बंगाल कांग्रेस कमेटी के सदर अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस के लीडर और रियासती वज़ीर ज़ाकिर हुसैन पर हुए बम हमले की मज़म्मत की है। मुर्शिदाबाद ज़िले के नमतीतार रेलवे स्टेशन में बुध की रात मिस्टर हुसैन पर बम हमले किया गया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गए। हालिया दिनों में पहली मरतबा ऐसा हुआ है जब रियासत के किसी वज़ीर को निशाना बनाकर हमला किया गया है। मिस्टर गोयल ने वज़ीर पर हुए हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल में निमतीता रेलवे स्टेशन पर बम हमले की मज़म्मत करता हूँ। वज़ीर समेत दिगर ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। मिस्टर चौधरी ने कहा कि मैंने तृणमूल कांग्रेस के लीडर पर हुए बम हमले के बारे में सुना। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जिससे हकीकत का पता चलाया जा सकता है। मैं वाक़े की तहक़ीक़ात और हमलावरों की गिरफ़्तारी का मुतालबा करता हूँ। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि मिस्टर हुसैन पर गुज़िश्ता शब तकरीबन 10 बजे इस वक्त हमला किया गया जब वो कोलकाता जाने के लिए नमतीता स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 2 पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। हमले में इनके अलावा पार्टी के दिगर कारकुन भी ज़ख्मी हुए थे। तृणमूल कांग्रेस के मुर्शिदाबाद ज़िले के सदर अबू ताहिर खान ने बताया कि मिस्टर हुसैन को ज़ख्मी हालत में जंगीपुर सरकारी दवाखाना पहुंचाया गया है, जहां उन्हें कोलकाता दवाखाने ले जाया गया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने ये हमले को अंजाम दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर दिलीप घोष ने मिस्टर खान के इल्ज़ामात को ये कहते हुए मुस्तरद किया कि मुर्शिदाबाद जुराइम पेशा अफराद का गढ़ बन गया है। इन्होंने कहा कि मिस्टर हुसैन असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र अपनी ही पार्टी के अंदरूनी खलफशार का शिकार भी हो सकते हैं। नाज़रीन, दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम ने 4500 कारतूस के साथ 6 अफराद को गिरफ़्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्पेशल सेल के एक सीनियर अफसर ने आज यहाँ बताया कि इस मामले में पहले शख्स को 14 फरवरी को बराड़ी के इलाके से गिरफ़्तार किया गया था और इसके बाद 5 दिगर अफराद को गिरफ़्तार किया गया। इनके कब्जे से 4500 कारतूस बरामद हुए। गिरफ़्तार अफराद की शनाख्त रमेश कुमार, दीपा, निशु, इकराम, मनोज कुमार और अमित राव के नाम से हुई है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश और तहक़ीक़ात कर रही है। नाज़रीन, तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने जमेरात के रोज़ मरकज़ के ज़ेर कंट्रोल पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से हलफ लिया है। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय बनर्जी ने यहाँ राज निवास में मुनक़दा एक सादा तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मोहतरमा सुंदरराजन ने अपनी अहदे का हलफ लिया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर वी नारायण सामी, असम्बली स्पीकर शिवा कोलुंतो, कायद हज़्ब इख्तिलाफ एन रंगा सामी, राज्यसभा मेंबर गोगल कृष्णन और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान मौजूद थे। मोहतरमा किरण बेदी को 16 फरवरी को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से हटाए जाने के बाद मोहतरमा सुंदरराजन को यहाँ का इजाफी चार्ज सौंपा गया। मोहतरमा सुंदरराजन पुडुचेरी की 26वीं और 5वीं खातून लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इससे कबल ख़वातीन लेफ्टिनेंट गवर्नर में राजेंद्र कुमारी, वाजपेयी, चंद्रावती, रजनी राय और किरण बेदी शामिल थे। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल दुनिया के 5 बड़े ममालिक में फ़िज़ाई आलूदगी से 1.5 लाख से ज़ायद हलाकतें हुई हैं। दुनिया के 5 बड़े ममालिक में गुज़िश्ता साल फ़िज़ाई आलूदगी से तकरीबन 1,60,000 अफराद हलाक हुए हैं। नाज़रीन, माहिरीन कहते हैं कि गरीब ममालिक में आलूदा पानी से भी कई लाख अफराद लक़्मे अजल हो रहे हैं।
ماحولیاتی گروپ گرین پیس ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال فضائی آلودگی کا بدترین شکار شہر ہندوستان کا دارالحکومت نئی دہلی رہا، جہاں فضائی آلودگی کے سبب تقریباً 54,000 افراد لقمے اجل ہو گئے۔ کورونا وائرس کے سبب عائد لاک ڈاؤن بھی بڑے شہروں میں فضائی آلودگی کم کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکے۔ فضائی آلودگی سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے فضائی آلودگی کو دنیا میں صحت عامہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ آلودگی دنیا میں مرنے والے ہر 8ویں فرد کی موت کی وجہ بن رہی ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں صرف سن 2012 عیسوی میں 70 لاکھ افراد لقمے اجل ہو گئے ہیں۔ ان ہلاکتوں میں سے بیشتر جنوبی اور مشرقی ایشیا کے غریب اور متوسط درجے کے ممالک میں ہوئی، اور نصف سے زیادہ اموات لکڑی اور کوئلے کے چولہوں سے اٹھنے والے دھوئیں کی وجہ سے بھی ہوئی ہیں۔ تحقیق کے نتائج میں کہا گیا ہے کہ مکانات کے اندر کھانا پکانے کے عمل کے دوران اٹھنے والے دھوئیں سے خواتین اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اگر صرف کھانے پکانے کے لیے محفوظ چولہے ہی فراہم کر دیے جاتے تو دنیا میں لاکھوں افراد کی جانیں بچ سکتی تھیں۔ WHO کا کہنا ہے کہ بیرونی فضائی آلودگی چین اور بھارت جیسے ممالک کے لیے بڑا مسئلہ ہے، جہاں تیزی سے صنعت کاری ہو رہی ہے۔ ناظرین، کنگز کالج لندن کے ماحولیاتی تحقیقاتی گروپ کے ڈائریکٹر فرینک کیلی کا کہنا ہے کہ ہم سب کو سانس لینا ہوتا ہے۔ سانس لینا اہم ہے انسانی زندگی کے لیے، اس لیے ہم اس آلودگی سے بچ نہیں سکتے۔ ماہرین کے مطابق فضائی آلودگی کی وجہ سے سائنس کے ساتھ ہمارے پھیپھڑوں میں ایسے ننھے ذرات چلے جاتے ہیں جو ہماری بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ سائنسدانوں کے خیال میں فضائی آلودگی دل کی سوجن کی وجہ بھی بنتی ہے، جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کے امکانات لاحق ہو جاتے ہیں۔ WHO عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں 2012 عیسوی میں 43 لاکھ اموات گھروں کے اندر کی فضائی آلودگی خصوصاً ایشیا میں لکڑیاں جلا کر کوئلوں پر کھانا پکانے کے دوران اٹھنے والے دھوئیں کی وجہ سے ہوئی ہیں، جبکہ بیرونی فضا میں آلودگی کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 37 لاکھ کے لگ بھگ رہی، جن میں سے 90% کے قریب ترقی پذیر ممالک میں تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ترقی پذیر ممالک میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی فضائی آلودگی سے متاثر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ آلودگی پر قابو پانے کے لیے اس سلسلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ اس کے مہلک ترین اجزاء کی نشاندہی کی جائے۔ ناظرین، امپیریل کالج لندن کے ماجد عزتی کا کہنا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ صحرا کی گرد اتنی ہی خطرناک ہے جتنے کہ ایندھن یا کوئلے کا دھواں ہے۔ فرینک کیلی کا کہنا ہے کہ فضائی آلودگی سے بچے کے لیے چہرہ ڈھانپنے والے ماسک یا نقاب کا بھی دیر پا فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماسک پہن کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آلودہ فضا میں سانس لینے کے لیے تیار ہیں، جبکہ ہمیں آلودگی ختم کرنے کے لیے اپنے طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت پر زور دینا چاہیے۔ کثیر الجہتی رابطے سے آسام میں سیاحت اور تجارت کو فروغ ملے گا۔ ناظرین، وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کے روز کہا کہ آسام کو کثیر الجہتی رابطے کے نظام سے منسلک کیا جا رہا ہے، جس سے خطے میں سیاحت اور تجارت کو فروغ ملے گا اور لوگوں میں خوشحالی آئے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گوہاٹی کے آس پاس وائر سپلائی سروس، دھبری بھول پاڑی پل کے سنگ بنیاد اور ماجولی پل کے بھومی پوجن کے بعد منعقدہ تقریب سے ریڈیو کانفرنسنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برہم پتر ندی میں رابطۂ سڑک کا جتنا کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے۔ اب اس سمت میں تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے اس خطے میں جغرافیائی اور ثقافتی فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اب آسام کی ترقی بھی ترجیحات میں شامل ہے اور اس کے لیے دن رات کوششیں کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 5 برسوں میں آسام کے ملٹی ماڈل کنیکٹیویٹی کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک قدم اٹھائے گئے ہیں۔ غلامی کے دور میں بھی آسام
मुल्क की दौलतमंद और ज़्यादा महसूल अदा करने वाली रियासतों में शामिल रहा है। कनेक्टिविटी का नेटवर्क आसाम की खुशहाली की वजह थी। आज़ादी के बाद इस बुनियादी ढांचे को जदीद बनाना ज़रूरी था, लेकिन उन्हें अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आसाम के लोगों को बरसों पर पुरानी मांग आज पुल के भूमि पूजन से ही पूरी होना शुरू हो गई है। कालीबाड़ी वादी से ये जो जोरहाट को जोड़ने वाला 8 किलोमीटर तवील पुल मौजूदी के हज़ारों कुंभों की लाइफलाइन बनेगा। ये पुल लोगों के लिए सहूलतों और मकानात का पुल बनेगा। मिस्टर मोदी ने कहा कि ब्रह्मपुत्रा और बराक समेत आसाम को कई नदियों का तोहफ़ा मिला है। उसे खुशहाल बनाने के लिए ब्रह्मपुत्रा प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम से ब्रह्मपुत्रा के पानी से पूरे खित्ते को वाटर कनेक्टिविटी से पानी सप्लाई से तक़वियत मिलेगी। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड, दुनिया भर में कोरोना वायरस के 11 करोड़ 4 लाख से ज़ायद केसेस दर्ज हुए। दुनिया का कोई इलाका मौजी वबा और जानलेवा कोरोना वायरस कोविड बनने से महफूज नहीं है। इसके मरीज़ों और अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 11 करोड़ 4 लाख 35,805 तक जा पहुंची है, जबकि इस जानलेवा वबा से अमवात 24 लाख 41,044 हो चुकी है। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 2 करोड़ 26 लाख 65,560 मरीज़ दवाखानों में, क्वारंटाइन सेंटर्स में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में है, जिनमें से 96,067 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि 8 करोड़ 53 लाख 28,408 कोरोना मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। नाज़रीन, अंदरून मुल्क में कोरोना के मुस्बित मरीज़ में इजाफा, शरह अमवात में कमी। मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में उतार चढ़ाव के दरमियान मुस्बित मरीज़ों में फिर से इजाफा हुआ है, जबकि अमवात की शरह कम होकर 1.42 रह गई है। नाज़रीन, केरला, महाराष्ट्र में कोरोना के फ़ाइल मुस्बित मरीज़ में इजाफा। मुल्क के 19 रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के फ़ाइल मुस्बित मरीज़ों में इजाफा हुआ है, जिनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 894 मुस्बित मरीज़ दर्ज किए गए हैं। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना के पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र इंदौर के 3 पोल्ट्री फार्म्स में बर्ड फ्लू से मुतासिर हुए हैं। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के ज़िले नंदुरबार के नवापुर तालुक़े में 3 पोल्ट्री फार्म्स में एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद ज़िला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र भरोड़ ने मुतासरा इलाक़े को 2.5 किलोमीटर के दायरे हल्के को बर्ड फ्लू से मुतासिर इलाका करार दे दिया है। इसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स के इलाके के तमाम पोल्ट्री फार्म्स को सर्वे करके रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत जारी की गई है। नाज़रीन, बर्ड फ्लू से मुतासरा इलाके से 2.5 किलोमीटर के दायरे में वाक़ तमाम पोल्ट्री फार्मों के परिंदों को साइंसी तरीक़े से हलाक करने और अंडों को ठिकाने लगाने की भी हिदायत दे दी गई है। नेज़ मुआवजे के लिए रिपोर्ट मौसूल होने के बाद फ़ौरन बाद किसानों और पोल्ट्री ट्रेडर्स को भी मुआवजा अदा करने की हिदायत जारी की गई है। कलेक्टर की जानिब से जारी हुक्म नामे में ये भी कहा गया है कि मुर्दा परिंदों या मुर्गियों को खुले आम नहीं छोड़ा जाना चाहिए और इससे मुकामी बल्दियाती इदारों के ज़रिए साइंसी तरीक़े से ठिकाने लगाने की हिदायत जारी की है। नाज़रीन, रियासत ही नहीं मुल्क भर में दीगर रियासतों में बर्ड फ्लू के ख़तरात पाए जाते हैं, जिसके सबब मुतल्लिक़ा महकमा जात की जानिब से जिन जिन इलाक़ों में बर्ड फ्लू फैल रहा है वहाँ पर एहतियाती इक़दाम की हिदायत भी जारी की जा रही है। एडवोकेट जोड़े का कत्ल वकला का एहतजाज। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में एडवोकेट जोड़े के कत्ल की वारदात के ख़िलाफ़ रियासत के कई अदालतों में वकला ने काम काज का बाइकाट किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बिल्डिंग
کامپلیکس رنگا ریڈی ضلع کے وکلاء کے ساتھ ساتھ دیگر عدالتوں کے وکلاء نے بھی اس واقعے کے خلاف سخت احتجاج کرتے ہوئے اس واقعے کی مذمت کی اور دیگر ریاستوں کے کئی عدالتوں میں وکلاء نے کام کاج کا بائیکاٹ کیا۔ ڈسٹرکٹ کورٹس بلڈنگ کامپلیکس رنگا ریڈی ضلع کے وکلاء کے ساتھ ساتھ دیگر عدالتوں کے وکلاء نے بھی آج عدالتی کام کاج کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاج میں حصہ لیا۔ بعض مقامات پر وکلاء نے سڑکوں پر دھرنا دیا، جس کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے ٹریفک میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ ان وکلاء نے اس وکیل جوڑے کے غمزدہ ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ وکلاء نے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس واردات میں ملوث تمام افراد کو فوری طور پر گرفتار کرتے ہوئے تیز تر معاملے کی سماعت کے ذریعے ملزمین کو جلد سزا کو یقینی بنایا جائے تاکہ وکلاء کا تحفظ ہو سکے، اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ رونما ہو سکے۔ بعض وکلاء کو پولیس نے احتیاطی طور پر تحویل میں لیتے ہوئے بعد ازاں انہیں رہا کر دیا۔ امریکہ اور روس چین سے شمالی کوریا کے ہیکرز کو روکنے کے لیے ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے سائبر ہیکرز کو روکنے کے لیے روس اور چین کو ایکشن لینا چاہیے۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل جان ڈیمرس نے گزشتہ روز کہا کہ امریکہ نے 3 ملزمان کو گرفتار کر کے شمالی کوریا کے جرائم کو متاثر کیا ہے۔ روس اور چین کے ساتھ ساتھ ایسے ممالک جن کے ادارے اور شہری شمالی کوریا میں ریونیو کی آگاہی میں کردار ادا کرتے ہیں کو بھی کارروائی کرنی چاہیے۔ ناظرین، چین سال 2020 عیسوی میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر اب یورپی یونین کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن گیا ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے یورپ کے اہم شراکت دار ممالک کے درمیان تجارت میں کمی واقع ہوئی، لیکن چین ان منفی اثرات سے بچنے میں کامیاب رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ سال چین اور یورپی یونین کے درمیان 709 ارب ڈالر کی تجارت ہوئی تھی، جبکہ 2020 عیسوی میں امریکہ تجارت 671 ارب ڈالر رہی۔ اگرچہ کورونا وبا کی وجہ سے پہلی ایسے ماہی میں چین کی معیشت خراب ہوئی، لیکن اقتصادی صورتحال میں بہتری آنے کے بعد سال کے آخری میں یورپی یونین کی جانب سے سامان کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ سال 2020 عیسوی میں بڑی عالمی معیشتوں میں چین واحد ملک تھا جہاں معاشی نمو دیکھی گئی۔ اس وجہ سے یہاں یورپی کاروں اور لگژری ساز و سامان کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ زرعی اسناد، طبی اور الیکٹرانک آلات کی زبردست مانگ کی وجہ سے چین کی یورپ میں برآمدات کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ یورپی یونین کے اعداد و شمار کے دفتر یورو اسٹیٹ کے مطابق 2000 عیسوی میں چین اور یورپی یونین کا ایک اہم شراکت دار تھا۔ یہ درآمدات میں اضافہ 5.6% اور برآمدات میں 2.2% مزید اضافے کا نتیجہ تھا۔ یورپی یونین کے اعداد و شمار جنوری میں چین کی جانب سے جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار سے ملتے جلتے ہیں۔ چین کے مطابق سال 2020 عیسوی میں یورپی یونین کے ساتھ تجارت میں 5.3% کا اضافہ ہوا ہے اور یہ بڑھ کر 696 ارب ڈالر ہو گئی ہے۔ پیر کو جاری یورو اسٹیٹ کے اعداد و شمار کے مطابق چین کے ساتھ یورپی یونین کا تجارتی خسارہ بھی 199 ارب ڈالر سے بڑھ کر 291 ارب ڈالر ہو گیا ہے۔ ناظرین، حالانکہ امریکہ اور برطانیہ اب بھی یورپی یونین کے سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، لیکن اعداد و شمار کے مطابق دونوں ممالک کے یورپی یونین کے ساتھ تجارت میں ایک بہت بڑی کمی آئی ہے۔ یورو اسٹیٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تجارت میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے اور یہ کمی دونوں درآمدات 13.2 اور برآمدات میں 8.2% ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جیسے کوتیسا اور تنازعات کے ایک سلسلے کی وجہ سے تجارت متاثر ہوئی ہے، جس کے بنا پر اسٹیل اور فرانسیسی کونیاک کے علاوہ امریکی ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکلوں بھی ڈیوٹی یا ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں۔
साल 2020 में यूरोपीय यूनियन के साथ अमेरिकी तिजारत 671 अरब डॉलर रही, जबकि एक साल कबल ये 746 अरब थी। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि आया अमेरिका के नए सदर जो बाइडन यूरोप के साथ तिजारत से मुताल्लिक़ अपने मुल्क के मौक़ूफ़ का अज़ सर नौ जायज़ा लेंगे। कश्मीर ने हमेशा रूहानी साइंस और तकनीकी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। मरकज़ी वज़ीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए NIT श्रीनगर के छठे कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर ने हमेशा से ही इंसानियत की रूहानी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया है। कोरोना बहरान के दौरान तलबा के सब्र व तहम्मुल की तारीफ़ करते हुए डॉक्टर निशंक ने कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 के सबब वाक़यात का बहुत ही नागवार मरहला रहा है, लेकिन आप सब ने सब्र, मेहनत और अज़्म को तर्क नहीं किया। लिहाजा आप अपने ग्रेजुएशन को पूरे एहतराम के साथ जश्न मनाने के हकदार हैं। इन्होंने कहा कि अब हमें हुनरमंद तालीम पर ज़ोर देना होगा जो सीखने और फिर से सीखने में मदद करती है। नई महारतें हर तरह पर हासिल करनी चाहिए, वो तलबा, प्रोफेसर या मुंतज़िम ही क्यों ना हो। इन्होंने कहा कि आज हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिन्हें एक तरह से हल नहीं किया जा सकता, लिहाजा हमें अपने किरदार को समझना होगा। हमें एक जज्बा पैदा करने की ज़रूरत पर ज़ोर देना चाहिए। हमें अपनी मज़ीद कामयाबियों पर राज़ी होने ना दे। हम अपनी तारीफ़ और तारीफ़ों के साथ खामोश नहीं बैठ सकते, जब हमें इन चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसका जवाब देने के लिए हमें बहुत कम वक्त मिलता है। हमें हौसला अफजाई करना होगी, अगरचे आजिज़ी के साथ पूरी लगन और इर्तिकाज़ के साथ। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, NIT के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन प्रोफेसर राकेश सहगल, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और सेनेट के रुकन साबिक़ा डायरेक्टर और प्रिंसिपल डैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट के तलबा और असातिज़ा की कसीर तादाद मौजूद थी। ज़ायरीन मस्जिदुल हराम आने वाले शराइत की पाबंदी करें, इजाज़त नामे में दर्ज दिन और वक्त की पाबंदी की जाए। सऊदी महकमे अमन व आमा ने एतमरना ऐप के ज़रिए उम्र या मस्जिदुल हराम में नमाज का इजाज़तनामा हासिल करने वाले सऊदी शहरियों और मुक़ीम गैर मुल्कियों से कहा है कि मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिले के 2 शराइत हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमे अमन व आमा ने ट्विटर पर बयान में कहा कि पहली शर्त यह है कि इजाज़तनामे में दर्ज दिन और वक्त की पाबंदी की जाए। दूसरी शर्त कोरोना वायरस SOPs की पाबंदी है। रोड सिक्योरिटी फोर्स के अहलकार चेक पोस्ट पर दोनों शर्तें चेक करके ही उन्हें मक्कातुल मुकर्रमा में जाने की इजाज़त देंगे। याद रहे कि इससे कबल रोड सिक्योरिटी फोर्स हिदायत कर चुकी है कि ऐसे किसी भी शख्स को जिसके पास एतमरना ऐप के ज़रिए उम्रे के लिए इजाज़तनामा ना हो तो उसे मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्स के अहलकार एतमरना ऐप पर इजाज़तनामे और शनाख्ती कार्ड को मिलाकर चेक करेंगे। अगर इजाज़तनामा होल्डर किसी और दिन या वक्त पर मक्का मुकर्रमा जाने की कोशिश करेगा तो उसे भी रोक दिया जाएगा। इस पर पाबंदी ज़रूरी है। नाज़रीन, ममलकतुल अरबियत सऊदिया ताइफ के अलहुदा सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। नाज़रीन, मुसाफिरों के लिए सलामती के लिए रोड को कल रात बंद कर दिया गया था। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने ताइफ की अलहुदा रोड जो मशहूर ट्रैफिकी रोड है के लिए खोल दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्कातुल मुकर्रमा गवर्नरेट ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में कहा है कि अलहुदा रोड को आज सुबह 2 तरफा से आने वाली ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। क़ब्ल अज़ीम बुध और जमेरात के दरमियान शब मूसलाधार बारिश के बायस अलहुदा रोड बंद कर दी गई थी। रोड सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि मूसलाधार बारिश के वक्त रोड पर फिसलन के खदशे के अलावा लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा रहता है। मुसाफिरों की सलामती के लिए वक्ती तौर पर रोड बंद कर दी गई थी, जिसे आज सुबह खोल दिया गया है। सऊदी अरेबिया कैंसर से मुतासरा बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाली सऊदी डॉक्टर न्यू स्माइल प्रोजेक्ट के तहत कैंसर से मुतासरा बच्चों को हाथ से बनी हुई
टोपियां फराहम की जाती हैं। नाजरीन, डॉक्टर नबीला बिन सुलेमान ने कम उम्री में ही ऊन से बनाई सीख ली थी और अब अपने इस फ़न से वो अरब दुनिया में बच्चों की मदद कर रही है। नबीला ने न्यू इस्माइल नामी एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया है जिसके तहत कैंसर से मुतासरा बच्चों को हाथ से बनी हुई टोपियां फराहम की जाती हैं। नाजरीन, इनके इस ग्रुप में 40 से ज़ायद रज़ाकार हैं जो कि इन टोपियों को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं और इन बच्चों तक पहुंचाते हैं जिनके कैंसर से मुतासर होने के दौरान बाल झड़ जाते हैं। नबीला के 4 बच्चे हैं और वो जिद्दा के किंग फैसल स्पेशलिस्ट दवाखाने यानी किंग फैसल स्पेशलिस्ट हस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में काम कर रही हैं। मैं अस्पताल में ऐसे बहुत से बच्चों से मिली जिनके केमियोथेरेपी की वजह से बाल झड़ गए थे। डॉक्टर नबीला ने बताया कि वो बच्चे अपना सर छुपाने के लिए कभी आम टोपियाँ पहनते और कभी कुछ भी नहीं। बच्चों को देखा है कि वो अपने वालिदैन के पीछे छुप जाते हैं। कैंसर का इलाज करने वाले दवाखाने में काम और सोशल मीडिया पर एक वीडियो से मुतासिर होकर नबीला ने न्यू इस्माइल का आगाज़ किया है। वीडियो में उन्होंने देखा कि अमेरिका में कुछ ख़वातीन ने द मैजिक यार्न नामी एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जिसके तहत कैंसर के मरीज़ों को उनसे बनी टोपियां दी जाती हैं। नबीला ने इस नौइयत की जो पहली टोपी बनाई थी उसमें ऐसे धागे इस तरह इस्तेमाल हुए थे कि वो असली बालों जैसे लग रहे थे और इस राफिफ नामी एक 3 साला बच्ची को दिया गया था जिसके कैंसर के इलाज के दौरान बाल झड़ गए थे। नाजरीन, डॉक्टर नबीला के मुताबिक वीडियो में इस बच्ची के तासुरात सबके लिए हैरान कुन थे। जैसे ही मैंने इसके सर पर टोपी रखी वो पूरे दवाखाने में भागने लगी और नर्सों को जाकर अपनी टोपी दिखाने लगी। इनका कहना था कि इसके थोड़े ही अरसे बाद इन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए दीगर अफराद को अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। नबीला का कहना था कि टोपियों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का ख़ास ख्याल रखा जाता है क्योंकि कैंसर के मरीज़ों की जिल्द नाजुक होती है। न्यू इस्माइल प्रोजेक्ट ने पहले साल रियाज में अस्पतालों के साथ पार्टनरशिप की जिनमें किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर और किंग खालिद यूनिवर्सिटी अस्पताल शामिल हैं। हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी हिंद वली के 890 उर्स मुबारक के मौके पर रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से चादर रवाना की गई है। नाजरीन, रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज अजमेर शरीफ उर्स तकारीब में पेश की जाने वाली चादर की रवानगी अमल में लाई गई है। दरगाह अजमेर शरीफ में पेश करने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई इस चादर को रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज यहाँ मुस्लिम बुज़ुर्गों के हवाले किया। इस मौके पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं की जानिब से खुसूसी दुआओं का भी अहतमाम किया गया। इन रहनुमाओं ने रियासत तेलंगाना के हक़ में तमाम शोबे जात में खुशहाली और रियासत में खुशहाली और खुसूसन ज़राई शोबे की तरक्की व नेज़ वज़ीर आला के ख़ानदान के हक़ में अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ की। इस मौके पर रियासती वज़ीर आला ने रियासत के मुस्लिम तबक़े के हक़ में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला महमूद अली, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, अरकान कौंसल मोहम्मद फरीदुद्दीन और फ़ारूक हुसैन, रुकन असम्बली मोहम्मद शकील बोधन, सदर नशीन TRS अक़लियती सेल ख्वाजा मुजिमुद्दीन, मुफ्ती सैयद यूसुफ और कारपोरेटर बाबा फसीउद्दीन के अलावा दीगर अफराद ने शिरकत की।
सीधी हादसे के मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने सीधी दौरे के बाद यहाँ कहा कि सीधी बस हादसा के मुजरिमों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। मिस्टर चौहान ने यहाँ अपनी रिहाइशगाह में आला अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास में कहा कि मुकम्मल रियासत में ऐसी सड़कों का सर्वे किया जाएगा जहाँ भी ऐसे हादसात होते हैं, इनकी वजूहात का पता लगाकर इनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। सड़क की मरम्मत और क्रेन के इंतजाम भी मुनासिब मकदार में होने चाहिए। मुतबादिल रास्तों की तैयारी के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए। हादसे के मुमकिन इलाकों में नागवार सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी इंतजाम किए जाएंगे। मिस्टर चौहान ने कहा कि रियासत भर में बसों की फिटनेस और आउटर रिंग रोड और लोडिंग के सिलसिले में मुहिम शुरू करके मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हद से ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हद से ज़्यादा मुसाफिरीन को बिठाकर ले जाने वाले, ज़्यादा बोझ ले जाने वाले गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला के सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैनस, डायरेक्टर जनरल पुलिस देवक जौहरी और महकमे आबी वसाइल और ट्रांसपोर्ट के आला अहदेदार भी इस इजलास में मौजूद थे।